नमस्कार दोस्तों। आज के इस सत्र में हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले फोकस रहेगा कि व्याख्याता इतिहास 2022 का जो पेपर था उसका अंतिम परिणाम कल परसों आ चुका है। तो एक तो उस परिणाम पे थोड़ी समीक्षा करेंगे, कट ऑफ पे बात करेंगे और जो अभ्यर्थी अंतिम सूची में अपना स्थान बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश हो सकता है मेरी तरफ से, क्या भावी एक व्यू रचना हो सकती है, मैं उस पे बात करूँगा। तो आज के इस पूरे सत्र में दो विषय रहेंगे। सबसे पहले ये कि परिणाम की समीक्षा देखूँगा, ठीक है। परिणाम जो होते हैं वो बेसिकली उसकी समीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है कि जब भी कभी परिणाम आता है तो उसको अगर ठीक से स्टडी करी जाए और उसके बाद में अगर खुद की जो कमियां वगैरह रही है कुछ उनको अगर ठीक किया जाए तो निश्चित तौर पे होता ये है कि भविष्य के लिए हम ठीक से तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा रहेगा उसमें सबसे पहले हम परिणाम की समीक्षा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आगे क्या हो सकता है, उसका भावी व्यूह रचना क्या हो सकती है, किस तरह से अपने आप को इस पूरी स्थिति से उबारा जा सकता है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कुछ अंकों से, कुछ फासले से अगर कोई एक अभ्यर्थी, गंभीर अभ्यर्थी रह जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम थोड़ी कट ऑफ पे बात करते हैं। देखिए, प्रोविजनल कट ऑफ जनरल की तकरीबन 255 के आसपास थी, जो बढ़ के 268 के आसपास हो गई। मतलब वही जो अनुमान थे हम लोगों के, 13-15 नंबर बढ़ने के अनुमान थे, वही बढ़ी है। पिछली बार की तुलना में लगभग 10-12 नंबर कम रही कट ऑफ इस बार। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 225 से बढ़ के 244 भी, लगभग 20 एक बढ़ी है। एससी की 208 से बढ़ के 225 भी है ना। एसटी की 199 से बढ़ के 214 भी, ओबीसी की 245 से बढ़ के लगभग 260 भी है, एमबीसी की 207 से 230 के आसपास हुई है। ये लगभग यही रहती है कट ऑफ इनकी, है ना। कैसे ही पेपर रहो, मैंने अक्सर यह देखा है, पेपर के लेवल वगैरह सारे हर बार ठीक ही होते हैं। कभी एक बार पहला पेपर हार्ड होता है तो कभी बार दूसरा पेपर हार्ड होता है, मतलब ये नॉर्मल चलता रहता है। तो इस बार तो क्या था कि आरपीएससी ने विभाजन हटा दिया था कि भाई पिछली बार ऐसा था कि ग्रेजुएशन से कितने प्रश्न आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन से कितने आएंगे, सीनियर सेकेंडरी से कितने आएंगे, ये एक विभाजन किया हुआ था ठीक ठाक तरीके से। वो इस बार आरपीएससी ने हटा दिया था और राजस्थान का पोर्शन ऐड कर दिया था। फिर फर्स्ट पेपर के अंदर भी आरपीएससी ने राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया था, मैनेजमेंट का घटा दिया था, जियोग्राफी का वेटेज बढ़ा दिया था। इस टाइप से काफ़ी चेंजेस किए थे एंड टाइम पे, है ना। और उसके बाद फर्स्ट पेपर काफ़ी टफ भी आया था, जिसमें हिंदी भी काफ़ी टफ थी। और अगर देखें तो सेकंड पेपर में मनोविज्ञान का एक प्रकार से वेटेज कम कर दिया गया था और कई भागों के उस हिसाब से पेपर थे नहीं जो हर ट्रेंड से आते हैं। तो इस वजह से बच्चे जो है वो एक प्रकार से उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाए और उस स्थिति के लिए रेडी भी नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि इस बार कट ऑफ 10-12 नंबर थोड़ी सी नीचे रही है ना। तो ऐसा ही रहेगा, हर बार ही ऐसा ही रहना है और आगे भी यही रहता है। मैं तो हर बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आप परीक्षा के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 65 से 70% नंबर लाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप असफल होते नहीं, है ना। आपका हमेशा से ऐसा 70% के आसपास अगर स्कोर बन जाता है तो कोई सिचुएशन नहीं है बाहर होने की। 70 तो बहुत अधिक है, 65% स्कोर भी आपको ठीक ठाक अच्छी रैंक दिला सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी परिणाम को लेके। अब इस परिणाम में 806 बच्चे, लगभग हिस्ट्री के अंदर 800 प्लस बच्चे जो है वो पास हुए और टोटल जो बैठे थे उनमें से 800 पास हुए, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो आपके इसमें असफल हो गए, ठीक है। अब उन सारे अभ्यर्थियों की व्यथा को मैं समझ सकता हूँ। 800 तो अपना काम करने में कामयाब हो गए, लेकिन जो 30-35 हज़ार बच्चे जो फेल हुए हैं उसमें से मान 10-1 हज़ार सीरियस बच्चे भी माने तो 10-12 हज़ार बच्चों के ऊपर बड़ी एक प्रकार से विपदा सी आ जाती है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको
इतना ज़्यादा लोड लेना नहीं है, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, ठीक है। कई बच्चे रिजर्व लिस्ट में भी हैं, क्या पता बाद में अगर मेन लिस्ट से कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते तो उनको पिक किया जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो बच्चे रह गए हैं और बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे भी थे जो कट ऑफ के आसपास थे और पहले से प्रोफेसर बैच में लग गए थे, मैं उनको तो यही कहूँगा कि आप प्रोफेसर बैच में लगे रहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और प्रोफेसर बैच का काफ़ी सिलेबस जो है वो सेम है। और कोई प्रोफेसर की नहीं कर रहा था और फर्स्ट ग्रेड की कर रहा था तो वो कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि आगे अब देखो 2023 के अंदर अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो आगामी 1-2 महीने में सबको फाइनल कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा वापस भर्तियों का, जिसमें अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और ये आपके स्कूल लेक्चरर, ये सारे के सारे वापस स्टार्ट होंगे। और मान के चलिए कि 2024 और 2025 ये 2 साल का अभी नया राउंड शुरू हो जाएगा भर्तियों का। वापस वही पद रहने हैं, वही वैकेंसीज, वही सिलेबस, कुछ भी चेंजेस नहीं, ठीक है। कोई 2-5 इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। तो जो भी असफल रहे हैं मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ कमियाँ रही हैं उनको पहचानिए, उन पे काम करिए। अब मैं आगे आपको व्यू रचना बताऊँगा कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन आप निराश ना हो। 2024-25 का जो नेक्स्ट राउंड है जल्द शुरू हो जाएगा, और आप देख लेना आगामी 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी वैकेंसीज वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको ठीक ठाक टाइम भी मिल जाएगा, है ना। 24-25 की प्रक्रिया जो है वो आपके अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 22 और 23 की प्रक्रिया अब खत्म होने वाली है, ठीक है। उससे पहले 20-21 की खत्म हुई थी, फिर 22-23 की खत्म हुई, अब 24-25 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप अभी से ठीक से प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली असफल नहीं होंगे, ठीक है। ये तो परिणाम की समीक्षा थी, ज़्यादा तो मैं क्या ही बात करूँ इसमें। कई बच्चे मुझे भी कहते हैं जैसे आपके हिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वगैरह वगैरह, तो मैं ज़्यादा जवाब देने की स्थिति में कभी ना रहता हूँ, ना मैं जवाब देना ठीक समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे थे और उनमें से मैंने फिर पहले भी बच्चों से वादा किया था कि मैं बाड़मेर के टाउन हॉल में एक सफल अभ्यर्थियों का एक सम्मेलन करूँगा, स्नेह मिलन, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में राज्य भर के अलग अलग जिलों से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ उनसे मुखातिब हूँ, मैं उनसे बात करूँ। तो उसको लेके हमने बाड़मेर टाउन हॉल के अंदर पार्टी करने का, स्नेह मिलन करने का 2022 में घोषणा कर दी थी। तो चूँकि ये एक बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका भी था कि मिलने जाएंगे, उस हिसाब से हम भी एक दूसरे से बात करेंगे। तो उसकी रूपरेखा के अनुसार हमने 22 अक्टूबर को कार्यक्रम तय किया है, 22 अक्टूबर 2023 को। तब यहाँ पे बाड़मेर के अंदर हम स्नेह मिलन करेंगे। तो लगभग मेरे पास में बच्चों से जब मैंने बात करी और सभी से मैंने कहा कि भाई ग्रुप में सूचना दे दी थी कि जिससे इसके सिलेक्शन हुए अपने हिस्ट्री पॉइंट से सूचनाएं दे दें, तो तकरीबन मेरे पास 300 के आसपास की सूचना जो है पहुंच चुकी है और आगे अभी चल रही है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं इस टोटल 800 में से जो हिस्ट्री पॉइंट के परिवार के सदस्य रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने बताना उचित नहीं समझा तो उनको हमने कुछ कहा भी नहीं है। कई बच्चे इनमें से ऐसे भी हैं जो किसी और जगह टेस्ट सीरीज में भी जुड़े हुए थे, लेकिन बैच में मेरे से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरे को भी सूचनाएं दी, उनको भी दी। खैर वो एक बच्चा 3 जगह पढ़ेगा तो 3 जगह ही सूचना देगा, खैर वो तो चलता रहता है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। तो 300-400 बच्चों तक की एक उम्मीदें हैं, क्योंकि 300 के आसपास तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मजबूरी से पढ़ते हैं, हमें चाहते नहीं है, बस मजबूरी होती, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो ऐसे सूचना नहीं देते हैं। तो हमें सूचना चाहिए भी नहीं, जो इच्छा से देता है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। मैं रिजल्ट नहीं भी बताऊंगा तो भी मुझे रिजल्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है उसका काम ये होता है कि अपने सब्जेक्ट को सरल करके बच्चों तक पहुंचाना, ठीक है। हमने कंटेंट दे दिया, कंटेंट से 90% सवाल दे दिए, अब अगर बच्चा पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले पाता तो उसकी कमजोरी है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर सफल हुआ है तो बच्चा उसकी खुद के कारण हुआ है, और असफल हुआ तो भी खुद के कारण हुआ है। हमारा जो शिक्षक का जो योगदान है न उसकी सफलता में है, न उसकी असफलता में है। इसलिए हम इसके ऊपर दावा नहीं कर रहे हैं कि ये 300-400 हमारे हैं और हमारे कारण हुए। जो 300-400 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं वो हमारे से जुड़े हुए थे, बस हम इतना कह रहे हैं। और ये बच्चे पास हुए हैं और जो रह गए हैं जुड़े हुए वो भी हमसे ही थे, उनकी जिम्मेदारी भी हम नहीं लेंगे और इनकी सफलता का श्रेय भी हम नहीं लेंगे,
ठीक है, एक परिवार के सदस्य हैं, पास होते हैं तो फिर ज़रूर उनका सम्मान करने की हमारा एक कर्तव्य बनता है, ठीक है। साथ-साथ में एक मोटिवेशन भी बना रहता है इस वजह से। तो मैं किसी एक भी स्टूडेंट की सफलता पे ये दावा नहीं करता हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है। वो हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी तैयारी की वजह से हुआ है, ठीक है। और उसने तैयारी मेरे अलावा कई और प्लेटफ़ॉर्म्स भी चुने होंगे, तो वो चलता रहता है। इसलिए मैं किसी भी पोस्ट पे दावे नहीं करता कि मेरी वजह से इतने हुए। हाँ, ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस इतिहास हिस्ट्री पॉइंट परिवार से जुड़े हुए कितने लोग थे जिनका सिलेक्शन हो। तो अपन परिवार में भी कहते हैं कि किस परिवार में कितने सदस्य सरकार में हैं, कितने नहीं हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, बाकी दावा किसी का नहीं किया जा सकता। और हम अगर पास होने वालों का श्रेय लेते हैं, तो फेल होने वालों की ज़िम्मेदारी भी लेना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। इसलिए श्रेय और ज़िम्मेदारी दोनों से हट के मैं बात करता हूँ कि हमने कंटेंट दे दिया था और हमने समझा दिया था, हमारी तरफ से बेस्ट दे दिया था और अभी भी समझा ही रहे हैं, अभी भी बेस्ट ही दे रहे हैं। अब जैसा स्टूडेंट करेगा, जैसे स्टूडेंट मेहनत करेगा, सफलता सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से भी लिए जा सकते हैं, सेल्फ सिलेक्शन से कोचिंग से भी लिए जा सकते हैं, फेल होने वाले सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, फेल होने वाले कोचिंग से भी होते हैं। तो दोनों चीज़ें समान रूप से चलती हैं। अल्टीमेटली रिज़ल्ट है वो स्टूडेंट की स्टडी से निकलता है, ठीक है। एप्लीकेशन से जुड़ने मात्र से नहीं निकलता। इस एप्लीकेशन में हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, पास इतने ही क्यों हुए? और इनमें से भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा होगा, किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, किसी ने एक सेगमेंट पढ़ा होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। सिलेक्शन आपकी खुद की मेहनत से होता है। कोर्स लेके आपके मोबाइल में रख देने से सिलेक्शन नहीं होता। कोर्स लिया है, उसको ठीक से लिखा है, 5-10 बार रिवीजन किया है, फिर प्रैक्टिस की है, फिर सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं होता है कि भाई कोर्स लेके और आपने मोबाइल में परचेज करके रख दिया, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 22 अक्टूबर को अपना कार्यक्रम है। आप भी अगर हिस्ट्री पॉइंट से जुड़े हुए और आप तक सूचना नहीं पहुंची है, तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे गूगल फॉर्म पे फॉर्म भर देना। और साथ में आप अगर चाहो तो ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे 9461826161 या सूचना दे देना, ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ताकि हमारी व्यवस्थाएं करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद करके करना, जो भी इतिहास पॉइंट के जुड़े हुए स्टूडेंट हैं हिस्ट्री पॉइंट के, उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे कोई आना चाहे तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि सुनना तो कोई भी सुन सकता है। अब मैं बात करूँगा कि जो भी स्टूडेंट असफल रहे हैं, उनकी व्यूह रचना क्या होनी चाहिए आगे, ठीक है। अब असफलता के बाद की व्यू रचना क्या हो सकती है, ये बड़ा ज़रूरी पहलू है। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे 2 बिंदुओं पे बहुत डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से आप सुनना इसको, निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली बात, असफलता के बाद हमें क्या नहीं करना है ना? क्या नहीं करना ये ज़रूरी है। देखो हम करते क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे एक स्टूडेंट असफल होता है तो सबसे पहले वो डाउट करना शुरू करता है, ठीक है। उसको अविश्वास शुरू हो जाता है। अब देखो उसको अविश्वास किस पे होता है, उसको अविश्वास खुद पे हो जाता है, उसको अविश्वास अपनी सामग्री पे हो जाता है, उसको अविश्वास अपने नसीब पे हो जाता है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया सबके साथ बीतती है, ठीक है। अब देखो ये अविश्वास की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अविश्वास किस पे हो जाता है, देखो पाठ्य सामग्री पे, जिसमें उसने तैयारी करी है उस सब पे वो डाउट करने लगता है, उसको लगता है कि काम की नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ में वो अविश्वास स्वयं पे कर लेता है कि मैं भी इसके योग्य नहीं हूँ। साथ साथ में वो अपना अविश्वास, नसीब पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मुझे तो आज इन तक कहीं मिला नहीं, हो सकता है वो कई ऐसा है कि भाई उस पर भी अविश्वास कर लेता है कि मेरे तो नसीब में नौकरी नहीं। अब इन 3 चीज़ों पे अविश्वास कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमें कभी नहीं करना है। अब देखो होगा क्या इससे, अगर आप अविश्वास करोगे, खुद पे करोगे, नसीब पे करोगे, पाठ्य सामग्री पे करोगे, तो आप हतोत्साहित हो जाओगे। कैसे? पाठ्य सामग्री पे अविश्वास करने के बाद, स्वयं पे अविश्वास हो जाने के बाद, नसीब पर अविश्वास हो जाने के बाद अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप जो है वो सीधे जाओगे और अब जो भी सफल व्यक्ति हुए उनकी रणनीतियां सुनोगे, सफल व्यक्तियों की क्या करोगे, रणनीति सुनोगे। अब जैसे ही आप इनकी रणनीति सुनोगे तो होगा क्या, अब देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सफल व्यक्ति गलत है, ये भी सही है, ये अपने स्तर पे सही है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हर व्यक्ति सही होता है,
लेकिन हर व्यक्ति की रणनीति भी अलग होती है, हर व्यक्ति की पाठ्य सामग्री भी अलग अलग होती है। ठीक है, अब इन लोगों की रणनीति बढ़ने से आपका क्या होगा, अब आपका डाउट और बढ़ता जाएगा। डाउट कैसे बढ़ेगा, आप जब किसी भी व्यक्ति की रणनीति पढ़ोगे, कोई फलाना किताब बताएगा, कोई और किताब बताएगा, अब ऐसी किताबें अलग अलग आती जाएगी आपके सामने, और आप अपनी पाठ्य सामग्री को और ज़्यादा डाउट में देखना शुरू करोगे। धीरे धीरे स्थिति ये आएगी कि जितनी ज़्यादा ये पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्थितियाँ ये खराब होती जाएगी। ठीक है, आपके अविश्वास लगातार गहरे होते जाएंगे, और आप ये समझ लीजिए कि इससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये काम कभी ना करें। ठीक है, ये गलती से भी ना करें जो कि आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अविश्वास ना करें, ना पाठ्य सामग्री पे करें, ना खुद पे करें, ना नसीब पे करें। करना क्या, मैं भी वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इन तीनों पे करोगे, डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, जो अभी पास हुए हैं उन लोगों की, उनको सुनेगा, उनकी रणनीति पढ़ेगा। उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति अपनी अलग अलग रणनीति बताएगा, क्योंकि देखो हर व्यक्ति की पाठ्य सामग्री कईयों की किधर होती है उधर, लेकिन अल्टीमेटली बात तो सबके पास सेम ही होती है। तो फिर क्यों कंफ्यूज होना, क्यों सुनना करना। ठीक है, ये 2 नंबर ज़्यादा लेके आ गए और आपके 2-4 नंबर कम आ गए, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये करने से आपको पूरा डाउट हो जाएगा, और व्यक्ति जब खुद पे डाउट करना लग जाए, व्यक्ति जब ये नसीब नामक अदृश्य कल्पनाओं पे डाउट करना शुरू कर दे, व्यक्ति अपनी सामग्री पे डाउट करना शुरू कर दे, फिर वो उबर ही नहीं सकता वापस कभी। इसलिए ये ना करें। इससे बेहतर होगा, करना क्या है, देखो आप असफलता के कारणों का पता कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप असफलता के कारण पता कीजिए क्या हो सकते हैं। मैं आपको बहुत ही समझा देता हूं, आप समझ जाओगे। तो अविश्वास करने की बजाय असफलता के कारण पता करें। ठीक है, असफलता के जहां तक मैं समझता हूं, मुझे जो बच्चे बताते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि 5 मेन कारण मुझे नजर आते हैं स्टूडेंट के पास में। सबसे पहला ये होता है कि कोर्स पूरा नहीं हुआ। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोर्स पूरा नहीं करते। अब देखो, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कोर्स पूर्ण नहीं है। देखो होगा क्या, होगा ये कि जैसे मान लो कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में कई छोटे छोटे बिंदु छोड़ देते हैं, कई वर्ल्ड हिस्ट्री में छोड़ देते हैं, कई आधुनिक में छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते 20-30% सिलेबस कब छूटता हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार क्या होता है, हम ये करते हैं कि लास्ट में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको मुझे किया हुआ, ये मेरी याद है। ऐसे करते करते होता क्या है कि 20-30% सिलेबस छूट जाता है। फिर कई बार फर्स्ट पेपर में ये छोड़ देते हैं, फर्स्ट में वो छोड़ देते हैं, साइकोलॉजी में ये छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते 450 में से 60 नंबर का तो सिलेबस ही हम छोड़ देते हैं। पहली कोशिश ये करें कि पाठ्यक्रम कोर्स पूरा नहीं किया होगा। असफलता का एक तो कारण ये होता है, और पता करें कि कौन से टॉपिक आपने वास्तव में छोड़े हैं। अच्छा, किसी ने सिलेबस पूरा कर लिया तो कोई बात नहीं, तो उसने रिवीजन नहीं किया होगा। मैं कह रहा हूं आपको, आप कितने भी कोर्स पूरे कर लो, लेकिन अगर आप कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन नहीं करते हैं, तब तक कोर्स पूरा किया हुआ कोई काम का नहीं है। अच्छा, आप असफल हो गए हैं, तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप ध्यान से आप खुद से प्रश्न करते जाना, क्या आपने सिलेबस पूरा किया? तो आपने कहा हम मैंने कर लिया था सर कोर्स, फिर भी मैं फेल हुआ। तब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करूंगा, क्या आपने 5 से 6 बार आपने अपने जितने भी सिलेबस को जिस सोर्स से पूरा किया था, क्या उन्हीं सोर्स को वापस आपने 5-6 बार रिवीजन किया? आप में से अधिकांश पहले प्रश्न पे ही फेल हो जाएंगे, दूसरे कहेंगे हाँ सर मैंने 5-6 बार रिवीजन भी किया था। उसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न ये होता है अभ्यास। क्या आपने पुराने पेपर जितने भी थे, उन पेपर्स को लेके क्या उनके एक एक प्रश्न की ठीक से स्टडी करी थी? क्या आपने पूरे पेपर स्टडी करके फिर रिवीजन किया था? अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो भी आप पेपर की भाषा में नहीं आ पाएंगे, आपको प्रश्नों का पैटर्न पता नहीं चलेगा, किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आता आपको ये कभी पता नहीं चलेगा। अब अगर ये कहोगे सर मैंने रिवीजन भी 5-6 बार किया था, अभ्यास भी भरपूर किया था और कोर्स पूर्ण भी मैंने कर लिया था, फिर भी मैं असफल हुआ, तब मुझे लगता है कि अब आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना करने वाला स्टूडेंट फेल हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपने कहीं ना कहीं लापरवाही करी, आपको पता है। अब देखो, आप कह सकते हो कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये सब किया है। इतना सब करने के बाद अगर आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों में से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, तय बात मान के चलिए आप। अच्छा, इनके बाद हुए हैं तो फिर मेरा चौथा आपसे कारण एक और रहेगा,
अच्छा, ये करने के बाद फेल हुए, तब मैं आपको ये कहूंगा कि आपने दोनों पेपर सही नहीं पढ़े, पहले पेपर में असफल हो गए, 40% स्कोर नहीं आया, तो दोनों पेपर सही नहीं किए होंगे। अब अगर दोनों पेपर को टाइम नहीं दिया है तो एक पेपर में 40% कम हो गए। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट है तो फिर आप है वो पहले पेपर पे कम हुए तो पहले पेपर पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, सेकंड में कम रहे तो सेकंड पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। कमी तो इन 4 जगहों में से कहीं एक जगह रही है, ये तो तय बात है। अब आपका जो मेन कारण आता है वो ये आता है कि परीक्षा हॉल में हमारा मैनेजमेंट सही नहीं हुआ। ये बड़ा भ्रामक कारण है। कैसे, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। देखो, मैं बहुत ही क्लियर बोलने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे कहते हुए भी डर भी नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता, आप नाराज हो जाएंगे मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता। सच है वो मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, एग्जाम हॉल के अंदर एक व्यक्ति का मस्तिष्क सबसे तेज काम करता है, वहाँ सबसे अधिक हार्मोन एक्टिव होते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, वो सबके ही होते हैं, पूरे राजस्थान के होते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एग्जाम देने के बाद ये कहे कि मेरे में एग्जाम हॉल में एक भी गलती नहीं हुई, सब करके आते हैं। किसी की 2-4 एक्स्ट्रा होती, किसी की 2-4 कम होती है। 20-30 तुक्के हम लगाते हैं, 5-7 गलत भी जाते हैं तो 10-12 सही भी होते हैं। जो सही होते हैं वो हमें दिखते नहीं, वो हम कहते हैं कि हमें आ रहा था। जो गलत होता है वो हम कहते हैं कि मेरा नसीब सही नहीं था, मेरा मैनेजमेंट सही नहीं था। भाई 30 प्रश्न आपने किए हैं, क्योंकि अगर 150 प्रश्न आएंगे मान लो, तो 150 में से किसी स्टूडेंट ने अगर 120-30 अटेंड किए, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उसमें से उसने 30 या 40 प्रश्न जो है वो संभावनाओं के आधार पे किए, 2 विकल्प में से या इस हिसाब से किए। इन 30-40 में से अगर मान लो कि 20 उसके सही हुए तो वो कुछ कहेगा नहीं और 20 के बारे में, लेकिन जो 10 गलत हुए उसको पूरा का पूरा ये दोष ठहरा के खुद की असफलता का कारण बता देगा वो। इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, ये परीक्षा हॉल में किसी कोई गलती नहीं करता है। अच्छा, आरपीएससी टाइम भी इतना दे देती है कि कमी कभी नहीं आती, टाइम खूब होता है परीक्षा हॉल के अंदर। अब आप किसी एक ही प्रश्न पे लेके 15 मिनट बैठे हो तो अलग बात है। थोड़े बहुत भी अगर आप परिपक्व है और समझदार है तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा हॉल में कभी ऐसी दिक्कत आती है। जनरली होता है क्या है कि हम रिवीजन करते नहीं, हम रिवीजन एक आध बार भी नहीं करते। हम मोटे मोटे पोथे पढ़ लेते हैं और उन पोथों को लास्ट में समेटा नहीं जा सकता। हम शॉर्ट में नोट्स बनाते नहीं, और नोट्स को क्या है कि हम 10 बार भी पढ़ सकते हैं, पुस्तकें बड़ी बड़ी हम 10 बार नहीं पढ़ सकते। जब ये कोर्स तो कर लिया एक बार, लेकिन रिवीजन कैसे करें, क्योंकि वो पोथे पढ़ने में वापस उतना को उतना समय लगता है। शॉर्ट में नोट्स करते नहीं हम दूसरों के नोट्स मंगवा के लेके आ जाते हैं, फिर उसको ठीक से पढ़ते नहीं है। फिर जब नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है पूरा। जब इसलिए कहा जाता है कि परीक्षा से ठीक पहले कम से कम 15 दिन पहले तक एक बार पूरा कोर्स आपकी आंखों से निकल जाना चाहिए। तब क्या होगा कि परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारत की राजधानी में दिल्ली पूछता हूं तो आप गलत करोगे नहीं, क्योंकि आपकी खूब पढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा सा टफ प्रश्न आता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज इसलिए होते हो, लैक ऑफ रिवीजन। कंफ्यूजन व्यक्ति सभी इसीलिए होते हैं कि आपके अंदर रिवीजन आपने ठीक से नहीं किया। और रिवीजन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपका कोर्स पूरा करने में आपने 12-15 किताबें पढ़ी। अब वो 15 किताबें 15 दिन में कैसे पूरी होगी? आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने तो वो आपने किए नहीं। अगर आपने वो नहीं करोगे तो रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। अभ्यास और रिवीजन ये सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यक तत्व है। अब आप कहीं से भी कुछ, अच्छा ये सबसे बड़ी चीजें हैं। मैं कह रहा हूं आपके पास कोई भी किताब है, आपने शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं करे। अच्छा, किताब को कितना रटते हैं आखिर? ठीक है कि कोई कहेगा कि सर मेरे पास एक किताब मैंने पूरी रट रखी है, वो अलग केस हो सकता है, आपकी राय अलग हो सकती है मेरे से। लेकिन अगर आप 10-12 किताबों से पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। आप अपनी असफलता की कथा खुद लिख रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि अच्छा किसी एक किताब से पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, या किताबों से 10-12 से पढ़ने के बाद अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप एक ही पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो फिर नोट्स की जरूरत नहीं है, पुस्तक एक ही खूब है। और एक पुस्तक से आजकल काम ठीक से होता नहीं। हालांकि आज जैसे इतिहास की बात करते हैं, जैसे आर्य है,
मार्ग में और एक विश्व इतिहास की जैसे अरविंद जी की किताब ले ली। अब ये दोनों किताबें हो गई, और जैसे राजस्थान की पवन जी की किताब ले ली। अब इन तीनों किताब में राजस्थान इतिहास और भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री सब हो जाता है। लेकिन फिर इनको रटना इतना आसान भी नहीं। आर्य को 40-50 बार पढ़ोगे तब जाके वो आर्य याद होती है, इतनी आसानी से भी नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी असफलता में से कोई एक ये कारण है। इसको तो आप कारण मत बताओ, कम से कम आप इन चारों में से एक कारण ढूंढ लो कौन सा है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि अभ्यास नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस बार बढ़िया अभ्यास कर लीजिए। आपको लगता है कि रिवीजन नहीं हुआ था तो इस बार कोशिश करिए कि रिवीजन कर लीजिए। आपको ये तो पता होगा आपने कितनी बार रिवीजन किया। ठीक है, आपको लगता है कि कोर्स पूरा नहीं किया तो इस बार कोर्स ठीक से पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो इन कुछ 4-5 जो बिंदु लगते हैं मुझे, जो समझ में आते हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। और मैं लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि जहाँ तक ये सामग्री की बात है, ठीक, अब जो सामग्री की अगर बात करें तो सामग्री चयन जो है ये बहुत कम लोगों की असफलता का कारण होता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, एक ही पुस्तक को पढ़ के हजारों बच्चे नौकरियां लग जाते हैं और उसी पुस्तक से कई बच्चे असफल भी हो जाते हैं। तो सामग्री इतनी महत्वपूर्ण मैटर नहीं करती जितना पढ़ने वाला मैटर करता है। ठीक है, आपने जैसे अब कई बार ऐसा होता है, गलती कहाँ हो जाती, कई बार जैसे आपने कोचिंग ले ली और किताब नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अब कोचिंग ले ली और कोचिंग के गुरुजी ने ऐसी ढंग से घास काटी कि उसके प्रश्न भी 40-50% नहीं आए, तो मैं यही कहूँगा कि बेहतर होगा कि जल्दी से इस फ्रॉड से बाहर आ जाइए। कई बार ऐसा मार्केट के अंदर होता है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, लेकिन पुस्तकें जितनी भी हैं ये अपने आप में पर्याप्त है। आप किताब चेंज ही मत करना, जो भी आपके पास है वही रहने दो। ठीक है, और उससे पढ़िए। और मैं कहता हूँ कोशिश ये करिए कि टाइम खूब है हमारे पास में, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक बार नोट्स बनाने में समय ज़रूर लगता है और शॉर्ट में बनाइए, समय ज़रूर लगता है। हिस्ट्री जैसी उसमें 6-7 रजिस्टर भी बन जाते हैं, लेकिन एक बार हो गए ना तैयार, उसके बाद में वो पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फिर आप 10-12 बार भी रिवीजन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, और इस स्थिति के साथ में आप स्टार्ट हो जाइए। और मैं मान के चल रहा हूँ 2024-25 के अंदर ये सेकंड चरण पूरा होगा। और आप विश्वास करके रखना कि अगर किसी के इस साल 200 नंबर आए इतिहास में, तो 200 से 300 करने में बहुत ज़्यादा जोर आएगा नहीं आपको। बस इतनी मेहनत कर लेना और प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और सबसे मेन काम ये कि अभी आप किसी को कोई जवाब ना दें। मैं हर बार कहता हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, खामोशी से काम करें, साइलेंटली काम करें, किसी से कुछ नहीं कहें। आप फेल क्यों हुए इसकी असफलता के कारण भी लोगों को ना बताएं, किसी को कोई एक्सक्यूज ना दें। लोग कहेंगे आप असफल हुए, ये वो, कुछ भी कहने का कोई सेंस नहीं है। ऐसा कहने भर से आप सफल नहीं होंगी। आप आधे नंबर से रहे, दुनिया कहोगे मैं तो आधे से रह गया। आधे से रहो चाहे 50 नंबर से रहो, बात एक ही है। किसी को कहने का कोई फायदा नहीं, लोग मजे लेने वाले। तो बेहतर ये होगा कि आप साइलेंट हो जाइए, वापस साइलेंट हो जाइए। ठीक है, और खामोश हो जाइए। और खामोश होकर आप आराम से आज बैठिए। और आप क्या करोगे, आज आप सिलेबस वापस उठाना, पुराना पेपर पिछली बार वाला उठाना। आप देखना हर भाग से कितने प्रश्न आए, आपने किस भाग से कितने गलत किए, आपके कंटेंट से कितने % सवाल आए सीधे प्रत्यक्ष तौर पे या समझाए हुए में से। अगर आपको इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद देखना, अगर आपके कंटेंट से 80% या उससे अधिक सवाल मिल रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ 90% 80% अगर सवाल मिल रहे हैं तो आपकी सामग्री वही रखो, पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादा गलत हुए हैं तो आपने अटेंड किया पेपर, आपको पता ही है, ज़्यादा गलत हुए हैं तो इस बार रिवीजन को और बढ़ाओ। आप पहले पेपर में कम हुए हैं तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करिए। तो इस तरह से सारा चीज़ें आज है वो आप एक आंकलन कर लो अपना। करने के बाद में इनमें से जो जो कमियां रहती है, इसके इतर भी कोई कमी मिलती है आपको, उनको आप मस्तिष्क में रखो। और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मस्तिष्क में रखिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पे आगामी जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में आप डेफिनेटली निराश नहीं होंगे। और आपका स्कोर आज इस बार 210 रहा या 215 रहा या 220 रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ इस रणनीति से आप चलते रहोगे। मैंने पिछले 1 या 2 महीने पहले फर्स्ट एड की पूरी रणनीति का वीडियो बनाया था कि किस तरह से लेक्चरर बने, स्कूल लेक्चरर। एक महीने पहले का शायद वीडियो है, वो देख लो और उसके अनुसार आज से लग जाओ। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप 1 साल तक उस वीडियो के अनुसार चल लिए तो आप अगले साल जब आपकी वापस ही परीक्षाएं होगी करेगी, आप 100 अंक आराम से बढ़ा दोगे। और आपको बिल्कुल ये वीडियो ऐसे देखने नहीं पड़ेंगे कि असफलता के बाद क्या करें।
ठीक है, तो ये मेरी तरफ से व्यूह रचना थी कि असफलता के कारणों का इस तरह से पता किया जा सकता है, न्यूट्रल होके पता करना, पूर्वाग्रहित होके नहीं कि मेरा तो नसीब ही खराब है। और नसीब को दोष अगर दे दिया तो इनमें से एक भी दोष आपको मिलेगा नहीं। खुद को दोष दे दिया तो भी दोष नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयारी के दौरान का मैनेजमेंट हो सकता है आपका खराब हो सकता है आपको रिवीजन का समय नहीं मिला हो सकता है कि आपने गलत कोई चीज चयन कर ली हो। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल न्यूट्रल होके समीक्षा करके और वापस लग जाइए, और इस तैयारी में जहाँ कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी हर समस्या का मैं समाधान करूंगा। तो जितने भी चयनित हुए हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप राष्ट्रपति अधिकारी बन गए हैं, और बच्चों के साथ न्याय कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए, और जो लोग रह गए हैं उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इन चीज़ों का पता करके लगी, डेफिनेटली आप है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।